नाउ वी स्टार्ट स्टील स्ट्रक्चर ठीक. ओवरऑल सिलेबस इज connection is two types, riveting और इसमें बोल्टिंग. तीसरा इज बेल्डिंग. सेकेंड इज टेंशन मेंबर. थर्ड इज कंप्रेशन मेंबर. फोर्थ इज बीम. और फिफ्थ में आता है प्लेट गर्डर. सिक्स्थ का थ्योरी पोर्शन आता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ठीक. जिसमें से आईईएस में ये पोर्शन इम्पोर्टेंट है. ये आईईएस के एग्ज़ाम से ये इसके ये दोनों में पोर्शनों में आएगा कन्वेंशनल पोर्शन. कन्वेंशनल क्वेश्चन के तौर पे ये इसका पोर्शन ईएस में भी इम्पोर्टेंट है प्लस गेट में भी इम्पोर्टेंट है. गेट में आईएस कोड रिकमेंडेशन इम्पोर्टेंट है ठीक. आईएस का और गेट में आईएस कोड रिकमेंडेशन और टेंशन मेंबर कंप्रेशन मेंबर कन्वेंशनल पोर्शन में इम्पोर्टेंट है. स्टील का जो मैं स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूँ वो मैं लेके चल रहा हूँ WSM से एज वेल एज LSM से. बट कुछ लोगों का कहना है कि सर LSM से कराइए. तो पहले ये जो स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे वो LSM से करूँगा मैं. WSM से अभी नहीं कर रहा हूँ. WSM के लिए फिर कभी कन्वेंशनल अप्रोच उसको अपना के प्रॉपर तरीके से उसको करेंगे. अभी अपन स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन स्टील स्ट्रक्चर यहाँ लिखेंगे LSM. LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड. और आईएस कोड में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कौन सा आईएस कोड 800/2007 स्टील का ठीक है. रिवेट क्या होती है पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं. दिस इज योर स्टील पोर्शन. ये ऐसा हेड होता है. ये हो गया हेड. दिस इज योर सैंक बोलते हैं इसको ठीक है. ये पूरा स्टील का पोर्शन होता है सॉलिड पोर्शन होता है. और कनेक्शन करने के लिए अगर अपने को सपोज करो ये कोई प्लेट है T थिकनेस की और ये कोई प्लेट है T2 थिकनेस की. अगर इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है तो फिर मैं क्या करूँगा इस T2 को यहाँ प्लेस कर दूँगा. ऐसा कुछ प्लेस कर दिया मैंने T2 थिकनेस को. और यहाँ पे मैंने पहले होल क्रिएट किया ड्रिलिंग से. और फिर मैंने क्या किया रिविट पंच करके ये हैमरिंग ये हेड हो गया. और ये जो पोर्शन होगा यहाँ से मैं हैमरिंग करूँगा. तो हैमरिंग करने से क्या होगा ड्यू टू पॉइजन इफेक्ट ये पूरा कंप्लीटली होल फिल हो जाएगा. और ये कनेक्शन यहाँ पे भी हेड बन जाएगा और ये रिविट कनेक्शन कहलाएगा ठीक. आईएस कोड में रिविट कनेक्शन का यूज़ उतना ज़्यादा नहीं किया गया है. आईएस कोड में LSM में उन्होंने रिविट को रिप्लेस कर दिया है किससे बोल्ट से. और एक हो गया बेल्डिंग. तो ये अपन पढ़ते थे प्रॉपर
WSM से। WSM इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और ये बोल्टिंग और वेल्डिंग का केस अपन पढ़ेंगे किससे, LSM से। ठीक, ये तो कनेक्शन हो गए। एक हो गया कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर मीन्स अ मेंबर विच कैन रेजिस्ट अ लोड इन कंप्रेशन साइड। मीन्स ये कोई अगर मेंबर है, इसमें अगर मैं लोड कंप्रेशन नेचर का लगाऊंगा तो इसको मैं बोलूँगा कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर में भी प्लेट और मे बी एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन मीन्स ये अगर कोई सेक्शन ऐसा है, ये एंगल सेक्शन है और मैं यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लगा रहा हूँ तो इसको मैं कहूँगा कंप्रेशन मेंबर। और अगर इसको मैं अगर मैं टेंशन फोर्स लगाऊंगा तो क्या कहूँगा इसको मैं, टेंशन मेंबर। और इसमें मैं टेंशन लगाऊंगा तो ये इसको कहूँगा मैं टेंशन मेंबर। ठीक, दूसरी चीज, अब इसके कुछ रिकमेंडेशन है IS कोड के, उसको मैं लिखता हूँ, समझना ध्यान से। इसको मैं लिखूँगा लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कुछ फ़र्क यहाँ पड़ जाता है कि अगर मैं WSM में जब स्टडी करता था तो WSM में मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेता था, बट उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कुछ साउंड थ्योरेटिकल बेस नहीं था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू जज what is the margin of safety available before the collapse. But in the limit state method we study, इसमें लिखेंगे अगर लिखना है, in the limit state method reliability base analysis is performed and based on a particular based on the particular dependability factor of safety calculated. इन द लिमिट स्टेट मेथड अपन रिलायबिलिटी एनालिसिस करते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं एज देयर इज अनसर्टेनिटी इन द मटेरियल, बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी इन द मटेरियल एज वेल एज इन द लोडिंग. सो वी हैव यूज टू टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी. कौन कौन सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस इन LSM में अपन दो टाइप्स की यूज़ करते हैं. एक हो गया, इसको बोलूँगा मैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोडिंग. अगर लोडिंग में अनसर्टेनिटी है तो उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ये वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकाउंट करेगा, उस फैक्टर को ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी. और एक हो गया पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल. अगर सपोज करो मटेरियल में भी कुछ अनसर्टेनिटी है या मटेरियल में होमोजिटी नहीं है जैसा अपन ने मान के चला था, तो अगर उस मटेरियल में ये सब प्रॉब्लम है तो उसके लिए अपने को एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करना पड़ेगी. तो दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक तो लोडिंग के लिए और एक मटेरियल के लिए. ठीक है. LSM में अपने को एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि in the LSM the SS वर्किंग लोड इज मल्टीप्लाई द. देखो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करूँगा. इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जबकि मटेरियल की सर्टेन मटेरियल के फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैं डिवाइड करूँगा. समझ में आ रहा है? इसको मैं डिवाइड करूँगा, मतलब
डिवाइड करूँगा, इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करूँगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या मैं सेफर साइड होऊंगा। अगर सपोज करो इसकी स्ट्रेंथ 10 थी और लोडिंग वर्किंग लोड था मेरे पास 100, अगर मैंने किसी मल्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बढ़ गया लोड, और ये इसको मैंने डिवाइड कर दिया किसी फैक्टर से, तो सपोज करो मैंने इसको 0.5 से डिवाइड कर दिया तो ये कम हो गया। इसको बढ़ा दिया मैंने वर्किंग लोड को, और मटेरियल की अनसर्टेनिटी को मैंने डिक्रीज कर दिया। तो मैं जो कैलकुलेशन करूँगा इन दोनों से करूँगा, जो फैक्टर्ड है उससे मैं कैलकुलेशन करूँगा, तो मैं हमेशा सेफर साइड जाऊँगा। ठीक है, तो ये दो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करूँगा अपन इन एलएसएम में। हैंस अपन ऐसा लिख सकते हैं, हैंस फैक्टर लोड इज इक्वल टू गामा एफ इंटू वर्किंग लोड क्या, और फैक्टर्ड स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ मटेरियल की, इसको मैं लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में गामा, ये मटेरियल के करस्पॉन्डिंग हो गई, ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, ये मटेरियल के करस्पॉन्डिंग हो गई, और ये लोड के करस्पॉन्डिंग हो गई। ठीक, इसको लिख लेना, गामा एफ किसके करस्पॉन्डिंग है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज फॉर लोडिंग, और गामा एम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज फॉर मटेरियल। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टीज में क्या बेसिक डिफरेंस है वो लिखेंगे अपन। गामा एफ अकाउंट्स फॉर, और यहाँ लिखेंगे मैं गामा एम अकाउंट्स फॉर, मतलब मैं गामा एफ और गामा एम को किसके लिए अकाउंट फॉर कर रहा हूँ। इसमें लिखूंगा मैं पहला पॉसिबिलिटी ऑफ लोडिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ लोडिंग एक्सीडिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ लोड, ऐसा लिख लेते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ लोड एक्सीडिंग कैरेक्टरिस्टिक लोड या वर्किंग लोड, जो भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं लिख दूंगा इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ इनएक्यूरेट असेसमेंट ऑफ लोड। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडिंग कैरेक्टरिस्टिक लोड, अच्छा पहले तीसरा एक और लिख लेते हैं, फिर मैं तीनों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अनसर्टेनिटी इन द assessment of uncertainty in the assessment of इफेक्ट ऑफ लोड। और फोर्थ एक और है, फोर्थ को आप यहाँ पे तीसरा लिख, पहले तीन को समझ लेते हैं फिर उसके बाद मैं फोर्थ लिख दूंगा। पॉसिबिलिटी ऑफ द लोड एक्सीडिंग द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। एक कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स अगर मैंने 10 के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया, कल की डेट में अगर 2 और बढ़ गया तो मेरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी इन एक्सीडिंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड, वो इसको करता है गामा एफ। पॉसिबिलिटी इन द इनएक्यूरेट असेसमेंट, कल की डेट में मैंने बाई चांस कोई लाइव लोड या डेड लोड की कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, मैंने 10 लिया और वो एक्चुअल में रहा 15, तो ये क्या हो जाएगा, एन असेसमेंट ऑफ लोडिंग हो गया। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको भी अकाउंट फॉर करने के लिए गामा एफ से इंटू करूँगा।
और क्या होगा, इफेक्ट ऑफ लोड। सपोज करो मैंने स्टैटिक लोड ले लिया, कल की डेट में ये वाइब्रेटिंग लोड है या डायनेमिक लोड है या इम्पैक्ट लोड है, तो ये अनसर्टेनिटी को कौन अकाउंट फॉर करेगा, गामा एफ। ठीक है, इसमें एक और फोर्थ पॉइंट इसमें लिखेंगे अनसर्टेनिटी इन द limit state being considered, uncertainty in the limit state being considered। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि एलएसएम में अपन को सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया भी अकाउंट फॉर करना होता है, तो उस सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को कौन फुलफिल करेगा, गामा एफ। और गामा एफ किन किन को करेगा, गामा एम करेगा एक तो पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ falling below, possibility of strength falling below characteristic strength। ठीक, अगर पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉइंट लिख लें, पॉसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फॉलिंग बिलो द करेक्टरिस्टिक्स। मैंने ले लिया 50 और कल की डेट में बाय द टेम्परेचर चेंज या स्ट्रेसेस कंसंट्रेशन के कारण उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कम हो गई, तो वो किसको अकाउंट फॉर करेगा, गामा एम उसको। दूसरा होगा रिडक्शन इन द मेंबर साइज ड्यू टू फैब्रिकेशन। ठीक है, तीसरा लिखेंगे रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ड्यू टू फैब्रिकेशन और एंड टॉलरेंस। ये समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं, गामा एम अकाउंट्स फॉर मटेरियल एंड ये किस किस को अकाउंट करेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रेंथ फॉलिंग बिलो द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और रिडक्शन इन द मेंबर साइज। कल की डेट में मान के चलो मुझे ये मेंबर को, ये 3 मीटर का मेंबर है और ये 2 मीटर का मेंबर है, मुझे 2 मीटर 3 मीटर को एक गसट प्लेट से जोड़ना है। तो मैंने क्या काम किया, इसको मैंने 3 मीटर को ऐसा जोड़ दिया और 2 मीटर को ऐसा जोड़ दिया। अब एक बात बताओ, अगर कल की डेट में ये 3 मीटर की जगह ये मेरे पास और यहाँ पे एक कोई सपोर्ट रखी हुई है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ से इस साइड समझ लो, तो अगर ये 3 मीटर की जगह कल की डेट में 2.9 मीटर हो जाए, तो फिर मुझे यहाँ से तो मैं इस पॉइंट से तो मैं इसको इस साइड नहीं ले जा सकता, समझ में आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से कम कर दूंगा। अगर मैंने इसको कम कर दिया तो मेरा लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कनेक्शन मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा क्या। अगर मैंने शुरू में इसको जूम करके देखो, अगर ये शुरू में मेरे पास यहाँ तक कनेक्शन आ रहा था, अगर कुछ ड्यू टू फैब्रिकेशन लेंथ शॉर्ट हो गई तो मुझे फिर यहाँ तक करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे साइड तो फिर मैं सिंपली सपोर्टेड का केस है, तो फिर मुझे लेंथ ऑफ कनेक्शन कम हो जाएगा। तो क्या करे, हो गया रिडक्शन इन द मेंबर साइज और रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ड्यू टू फैब्रिकेशन एंड टॉलरेंस। मीन्स फैब्रिकेशन या टॉलरेंस में, फैब्रिकेशन में क्या होता है, अगर स्ट्रेसेस रेसिडुअल स्ट्रेसेस के रूप में अगर उसमें जम जाएं, जैसे अगर मैं कोई होल बना रहा था तो होल बनाने से क्या होगा, यहाँ स्ट्रेसेस कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो इसके कारण भी मेरा स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। तो ये गामा एम इसको अकाउंट फॉर करेगा। ठीक है, ये हो गया गामा एम और गामा एफ। अब वेरियस लिमिट ऑफ वेरियस, ऐसा लिखते हैं, वेरियस लिमिट स्टेट आर ग्रुप इन द 2 कैटेगरी। वेरियस लिमिट स्टेट आर
इन टू टू कैटेगरी। कौन कौन सी होती हैं? एक तो हो गया अल्टीमेट लिमिट स्टेट और दूसरा हो गया सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। ठीक, अब मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखना है तो लिख सकते हैं। अल्टीमेट लिमिट स्टेट इंक्लूड स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। अल्टीमेट किसको? स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। एस्टिमेट अगेंस्ट ओवरटर्निंग और स्वे एनालिसिस। जैसे स्वे कल की डेट में ये मेरा ऐसा स्ट्रक्चर था और ये किसी ड्यू टू कुछ इफेक्ट, विंड इफेक्ट, ये स्वे हो गया, तो ये किसको करेगा? अल्टीमेट को। फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग। फटीग क्या होता है? रिवर्सिबल ऑफ लोडिंग। और ब्रिटल फ्रैक्चर। और तीसरा हो गया, चौथा पांचवा हो गया एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। अगर एक्सेसिव डिफॉर्मेशन आ गया तो वो अल्टीमेट लिमिट स्टेट मेथड के अंदर अपन उसकी स्टडी करेंगे। अगर अल्टीमेट लिमिट स्टेट मेथड में सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे फुलफिल करेंगे अपन? सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स जैसे एक्सेसिव डिफॉर्मेशन आ गया। डिफॉर्मेशन मीन्स अगर ये कोई बीम चल रही थी मेरी, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ गया, तो इसको अकाउंट फॉर करने के लिए मैं क्या करूँगा? सिलेंडरनेस रेशियो और ये सब क्राइटेरिया कि बोल्ट में मिनिमम पिच कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें क्राइटेरिया मैं अल्टीमेट लिमिट स्टेट में कंसीडर करूँगा। जबकि सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट में क्या करूँगा? मैं डिफ्लेक्शन एंड डिफॉर्मेशन ओनली। इसमें मैं करूँगा डिफ्लेक्शन एंड डिफॉर्मेशन बट इट इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी। इसमें क्या बोला मैंने? एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। एक्सेसिव जब भी बात होगी वो अल्टीमेट में कंसीडर करूँगा, और सिंपल डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन में सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में करूँगा। दूसरा मैं इसमें करूँगा कोरोजन। अगर मान लो मटेरियल में हो जाता है या फायर हो जाता है तो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में काउंट करूँगा। तीसरा होता है रिपेयर डैमेज। रिपेयर डैमेज ड्यू टू फटीग क्रैकिंग, तो इसको मैं करूँगा किसमें? सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में। ठीक है, ये थ्योरी पोर्शन है। थ्योरी पोर्शन में सिर्फ कहानी याद रखनी है, बाकी डिज़ाइन के स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, तो उसमें अपन आगे देखेंगे। एक लाइन यहाँ स्टार करके लिखेंगे। कैसे? स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन फॉर अल्टीमेट लिमिट स्टेट एंड चेक फॉर सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया या सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। समझ में आया? स्ट्रक्चर को अपन डिज़ाइन करेंगे अल्टीमेट के लिए और चेक करेंगे उसकी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो दो चीज़ ध्यान रखना, डिज़ाइन किसके लिए करेंगे? अल्टीमेट के लिए, और चेक किसके लिए करेंगे? सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। अब मेरे पास कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टीज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ लिखेंगे अपन। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल की बात कर रहे हैं, मटेरियल स्ट्रेंथ, गामा एम। ठीक है, गामा एम, गामा एम यहाँ पे लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखूंगा मैं, और गामा एम की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। डिस्क्रिप्शन गामा एम। पहले में लिखेंगे अपन रेजिस्टेंस गवर्न बाय, रेजिस्टेंस
गवर्न बाय यील्डिंग, इसको मैं बोलूँगा गामा एम नॉट, या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ गामा एम नॉट इज इक्वल टू लूँगा इसमें 1.1। दूसरा लिखूँगा रेजिस्टेंस गवर्न बाय बकलिंग, इसको मैं बोलूँगा गामा एम, इसको भी मैं गामा एम नॉट बोलूँगा, और इसको मैं बोलूँगा गामा एम नॉट इज इक्वल टू 1.1। तीसरा क्राइटेरिया करूँगा मैं रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसको मैं बोलूँगा गामा एम वन, गामा एम वन की वैल्यू लूँगा मैं 1.25। ठीक, इतना लिखने के बाद अब गामा एम फॉर कनेक्शन भी लिखूंगा मैं कि किस कनेक्शन में मुझे क्या क्या वैल्यू लेनी है। यहाँ लिखेंगे अपन गामा एम फॉर कनेक्शन, गामा एम फॉर कनेक्शन में क्या करूंगा मैं, बोल्ट का केस लूंगा। अगर मैं बोल्ट, एक होता है फ्रिक्शन टाइप, इसमें लिखूंगा मैं गामा F1। दो केस इसमें बनेंगे, कौन कौन से, एक तो बनेगा सॉफ्ट फैब्रिकेशन का और एक बनेगा फील्ड फैब्रिकेशन। इसमें यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्ट फैब्रिकेशन और इसको लिखूंगा मैं फील्ड फैब्रिकेशन और सॉफ्ट फैब्रिकेशन। इस केस में मैं लूँगा इसको 1.25 और इसको लिखूंगा 1.25। ये सब IS कोड के रिकमेंडेशन है, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी अपने को समझना है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि बोल्ट फ्रिक्शन टाइप है, बेरिंग टाइप है, तो अपने को उस हिसाब से फिर उसको अकाउंट फॉर करना है। गामा एम बी फ्रिक्शन का, F बेरिंग का, ये 1.25। ये IS कोड 800 2007 में मिल जाएंगे। ये रहेगा 1.25। तीसरा आ गया रिविट का क्या लूँगा मैं 1.25 और 1.25। ये सॉफ्ट फैब्रिकेशन और फील्ड फैब्रिकेशन में। फोर्थ आता है बेल्डिंग, तो बेल्डिंग में कहूँगा इसको मैं गामा एम डब्ल्यू कहूँगा, ठीक है। और इसको आप कह सकते हो गामा एम आर रिविट, ठीक है। इसको मैं लिखूँगा 1.25 और इसको मैं लिखूँगा 1.5। ये वैल्यू चेंज है, इसलिए सिर्फ इसको याद रखना कि वेल्ड के केस में फील्ड फैब्रिकेशन में गामा एम की वैल्यू 1.5 लेनी है, बाकी सब में 2.5 लेनी है, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैं आपको कहूँगा कि IS कोड 800/2007 से आपको क्या देखना है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोडिंग, ये आपको देखना है। ये उसकी टेबल में नहीं बनवा रहा हूँ, इसको देखना है। रेफरेंस लेना है कौन सा, IS कोड 800/2007, ठीक है। ये मैंने लिख दिया रेफरेंस, इसको रेफरेंस आप लेना है, रेफरेंस, ठीक है। अब अपन आते हैं बोल्टिंग में। रिविटिंग, कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, रिविटिंग, बोल्टिंग और वेल्डिंग होते हैं। तो अपन पहला अब पढ़ने जा रहे हैं बोल्टिंग, ठीक है। हेडिंग डालेंगे बोल्टिंग।
रिविट का मैंने बताया था, रिविट नॉर्मल होती है। बोल्ट में क्या होता है, बोल्ट कुछ ऐसा होता है, ये बोल्ट हेड हो गया, ये कुछ, और इसका इसको मैं बोलता हूं हेड। ठीक, ये पोर्शन जो कहलाता है, ये पोर्शन कहलाता है सैंक, और ये पोर्शन कहलाता है थ्रेड, है ना, थ्रेडिंग पोर्शन। मैं नॉमिनल डाया जो लूंगा, नॉमिनल डाया किसका लूंगा, मैं नॉमिनल डाया ये लूंगा, नॉमिनल डाया मेरा ये रहेगा डी। डी मीन्स, डी मीन्स नॉमिनल, नॉमिनल डाया, और थ्रेड पोर्शन का उस डाया कुछ कम होगा, अगर कुछ डाया कम होगा तो उसका, अगर डाया कम भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, या तो डाया कम होगा या तो फिर एरिया कम होगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया कम कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा स्लॉट बने रहते हैं, और हो सकता है ये डाया और ये वाला केस का सेंक का डाया हो सकता है सेम भी हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसका एरिया सेम हो, एरिया हमेशा कम होगा। तो एरिया में इसका लिखूंगा, इसको मैं बोलूँगा ए नेट, ए नेट, या ए थ्रेड का लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 0.78 टाइम्स ऑफ ए सेंक का, इसको बोल लूँगा ए सेंक का एरिया, और ए सेंक का एरिया लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, π/4 इंटू डी का स्क्वायर। ये समझ में आया। ए नेट किसका लिख रहा हूँ मैं, इस थ्रेडेड पोर्शन का, थ्रेडेड पोर्शन का ऐसा थ्रेड बना रहता है बोल्ट में, और ये ए एस π/4 डी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार ऐसा लिखा रहेगा कि यूज M20 बोल्ट, यूज M20 बोल्ट मीन्स यूज करेगा M20 बोल्ट। M20 का बोल्ट का मीन होता है डाया 20 mm, ये नॉमिनल डाया। ठीक है, मीन्स डाया, और कह सकता हूँ सेंक डाया, सेंक डाया इज इक्वल टू 20 mm। ठीक है, अगर लिखा रहेगा कैसा क्वेश्चन में कि बोल्ट ऑफ प्रॉपर्टी, बोल्ट ऑफ प्रॉपर्टी ग्रेड क्लास 4.6 मीन्स क्या होगा, इसका मीनिंग होगा, मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेसेस इज इक्वल टू 4 MPa और यील्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.6 टाइम FU, मतलब 400। ठीक है, ये 400 मतलब ये जाएगा 240 MPa। यहाँ तक समझ में आया, MPa। ठीक है, अब डिज़ाइन फॉर बेरिंग टाइप बोल्ट। कनेक्शन, बोल्टिंग डिज़ाइन से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ कनेक्शन के टाइप पता चलें कि कौन कौन से टाइप के कनेक्शन होते हैं। तो बीच में अपन एक पोर्शन लेते हैं कनेक्शन का, जिससे अपने को पता चले कि जैसे क्वेश्चन में आएगा लैप जॉइंट, बट जॉइंट, तो ये क्या क्या चीज़ें हैं उसको अपन एक डायग्राम के तौर पे समझते हैं। ठीक है, बनाना, यहाँ पे नोट करके लिखना, टाइप ऑफ जॉइंट। बोल्टिंग अपन पढ़ते हैं, बोल्टिंग के बीच में मैंने एक पोर्शन ले लिया टाइप ऑफ जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट ले लिया। तो इस चूँकि इसमें मैं WSM में पढ़ाता था, लेकिन अब WSM अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, LSM कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बीच में लिखिए टाइप ऑफ जॉइंट। अगर ऐसा कोई जॉइंट होगा और यहाँ से मैं देखो ये कोई प्लेट है,
इसको मैं बोलूँगा सिंगल रिविट लैप जॉइंट। ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा रहा, 1 मिनट बताता हूँ आपको पूरी कहानी। ये भी लैप जॉइंट है, ऐसा भी एक जॉइंट हो सकता है। ठीक है, और या तो ऐसा भी हो सकता है एक, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक रिविट लगाता हूँ या बोल्ट लगाता हूँ तो इसको मैं बोलूँगा सिंगल रिविट या सिंगल बोल्ट लैप जॉइंट, लैप जॉइंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ या बोल्ट लगाता हूँ तो इसको क्या बोलूँगा, डबल रिविटेड, या तो मैं बोलूँगा बोल्ट लगाऊंगा तो बोल्टेड लैप जॉइंट। एक रिविट मैंने यहाँ लगा दिया, एक बोल्ट तो इसको ही, तो इसको मैं बोलूँगा सिंगल, चूंकि एक कवर प्लेट है, इसको मैं बोलूँगा कवर प्लेट सिंगल रिविट, या इसको मैं बोल सकता हूँ सिंगल रिविटेड नहीं बोलूँगा तो अगर बोल्ट लगाऊंगा तो बोल्टेड, सिंगल रिविटेड, सिंगल बोल्टेड, सिंगल कवर बट जॉइंट, BU डबल टी जॉइंट। ठीक है, अगर मैं मान के चलो यहाँ 1 2 और ऐसा 3 रिविट लगा दूं या बोल्ट लगा दूं, 1 2 ऐसा 3 लगा दूं, तो इसको मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, ट्रिपल रिविटेड या बोल्टेड। अब ये देखो 1 और 1 डेढ़, ये 2 कवर प्लेट लगी हुई है तो इसको मिलूंगा ट्रिपल रिविटेड डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, अगर मैं इसका प्लान आपको दिखाऊं, ये तो मैंने एलिवेशन दिखा दिया, इसका थिकनेस मान के चलो T1 है, इसका भी T1 है और इसका T2 है। ये मैंने लिखा है T1, ये T1 और ये T2। ठीक है, तो इसका अगर मैं प्लान बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ये वाला प्लान अपने को यहाँ से ऐसा दिखेगा। ठीक, और ये यहाँ से ये ऐसा दिखेगा। ये रिविट कैसे दिखेंगे, ऐसे, और ये रिविट, और ये डैश डैश बना देता हूँ, इनर एज है। तो ये रिविट या बोल्ट, मैं जब भी बोल्ट बोलूँ या रिविट बोलूँ तो ये समझना है कि अगर रिविट का कनेक्शन हो रहा है तो रिविट होगा वो, और बोल्ट का कनेक्शन कर रहे होंगे तो बोल्ट होगा। बोल्ट और रिविट में सिर्फ एक फ़र्क पड़ जाता है, वो है डाया का, होल डाया का। ड्रिलिंग जब होल करते हैं तो सिर्फ उसका फ़र्क पड़ता है, बाकी लगभग सभी चीज़ें सेम है। दूसरा फ़र्क पड़ जाता है रिविट में, क्या होता है, रिविट में पूरा सेंक पोर्शन होता है, ये नीचे तक सेंक रहता है, तो इसका एरिया डिडक्शन नहीं होता। जबकि बोल्ट में क्या होता है, ये थ्रेड आ जाते हैं यहाँ नट कसने के लिए, तो फिर क्या कहूँगा मैं इसको, यहाँ का ए नेट हो जाता है। तो सिर्फ ये 2 फ़र्क पड़ते हैं, बाकी डिज़ाइन लगभग सेम ही होती है, सब क्राइटेरिया वही फुलफिल होते हैं। ठीक है, अब फेलियर ऑफ रिविट जॉइंट या बट जॉइंट वो लिखते हैं। फेलियर कैसे कैसे हो सकता है, फेलियर ऑफ जॉइंट, इट मे बी
रिवेटेड और बोल्टेड, ठीक है, रिवेटेड और मे बी बोल्टेड, समझना बात को। सपोज करो ये कोई आपका प्लेट है और यहाँ पे एक रिवेट लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें लोड P लगाऊंगा और ये बोल्ट के थ्रू कहीं इस बोर्ड में सपोज करो फिक्स है ये वाली प्लेट, तो ये हो सकता है ये कैसे डैमेज कर जाए, ये हो सकता है ये यहाँ से इतना पोर्शन जो है निकल के और ये आगे पुल हो जाए। तो ये कैसे पुल हो जाएगा, मतलब सपोज करो ये कुछ ऐसा कुछ पोर्शन निकल जाएगा क्या, है ना। अगर ये सब फिल होगा तो ये पोर्शन मैं बोलता हूँ ये पोर्शन ऐसा पुल आउट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये तो अगर सिंगल केस में, अगर मान के चलो इसमें ही क्या होता 3 रिवेट लगे होते या 2 रिवेट लगे होते, तो 1 2 3, तो ये कैसे फेल होता। अगर मैं इसको यहाँ से पुल करता, यहाँ से मैं पुल कर रहा होता, तो ये हो सकता है कुछ ऐसा फेल होता, ये पोर्शन ये पुल आउट हो जाता और ये पोर्शन ऐसे फुल होता। तो इसको मैं बोलूँगा, ये इस फेलियर को मैं बोलूँगा, ये इस फेलियर को बोलूँगा मैं, देखो रिवेट जॉइंट कैन बी फेल आइदर बाय द फेलियर ऑफ प्लेट और बाय द फेलियर ऑफ रिवेट। 2 प्रकार से फेल हो सकता है, या तो प्लेट फेल हो जाए या तो रिवेट फेल हो जाए। अल्टीमेट जॉइंट तो फेल हो ही गया है ना। तो शेयरिंग ऑफ प्लेट बिटवीन द रिवेट होल, शेयरिंग ऑफ प्लेट हो गया मान के चलो, या तो क्या हुआ रिवेट फेल हो गया। तो अगर शेयर फेल होगा तो ये केस बनेगा, अगर शेयरिंग में फेल होगा तो ये शेयर, ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, ये इस सेक्शन में शेयर आ जाएगा प्लेट पे, तो इसको मैं बोलूँगा शेयरिंग फेलियर। और जबकि इस केस में क्या हुआ, इस ये वाली एजेस खराब हुई हैं, तो इसको क्या बोलूँगा मैं टेंसाइल फेलियर। समझ में आया। अब इन सब चीज़ों को बचने के लिए क्या करते हैं, ये सब फेलियर ना हो तो एक मिनिमम क्राइटेरिया, जैसे ये सपोज करो, अगर ये मैं कहता हूँ इसको एज डिस्टेंस, ये एज डिस्टेंस है, एज डिस्टेंस, अगर एज डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती तो हो सकता था ये फेलियर ना होता। ये फेलियर क्यों हुआ, क्योंकि ये एज के पास है बिल्कुल। तो IS कोड रिकमेंडेड करता है एज डिस्टेंस के लिए एज वेल एज पिच डिस्टेंस के लिए। पिच क्या होती है, पिच इसमें समझने की कोशिश करो। अगर ये 1 2 ऐसी रिवेट होती तो ये डिस्टेंस जो थी इसको मैं बोलता पिच। पिच क्या होती है, पैरेलल टू द एक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ गया। और गेज किसको बोलूँगा मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ये गेज डिस्टेंस, इसको मैं बोल लूँगा पिच और इसको मैं बोल लूँगा गेज डिस्टेंस। समझ में आ गया। इसमें कुछ क्राइटेरिया आपको मैं लिखवाते चल रहा हूँ, वो आप लिखना। लिखो पिच और गेज का। पहले एक काम करते हैं, डाया का लिखते हैं, यहाँ से लिखना चालू करते हैं। डिज़ाइन ऑफ बेरिंग टाइप ऑफ बोल्ट। कौन कौन से, एक तो 2 प्रकार के होते हैं, एक बेरिंग होता है और एक फ्रिक्शन टाइप बोल्ट होता है। बेरिंग किससे करता है, ड्यू टू एक्शन ऑफ बेयर, और फ्रिक्शन टाइप में क्या होता है, फ्रिक्शन से रेजिस्ट होता है, बेरिंग से बहुत कम होता है। सपोज करो अगर ये कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक और प्लेट ला के रख दिया, ऐसी कोई प्लेट हो जाएगी इसके ऊपर।
समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या काम किया, इन दोनों को मैंने एक होल क्रिएट किया यहाँ पे और एक बोल्ट भर दिया, बोल्ट लगा दिया मैंने इस पे। और बोल्ट को मैंने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया, इतना टाइट कर दिया कि इन दोनों सॉरी, प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच एक ग्रिप बन गई। ग्रिप बन गई तो क्या हुआ, अब ये मैं लोड अगर P लगाऊंगा यहाँ, तो ये जो लोड P फोर्स यहाँ से ट्रांसफ़र होगा विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मैंने बहुत ज़्यादा टाइट लग कर दिया इसको, नट को, तो इसमें एक ग्रिपिंग आ जाएगी और ये फिर इस बोल्ट को क्या बोलूँगा मैं, फ्रिक्शन टाइप। और एक होता है बेरिंग एक्शन। बेरिंग एक्शन में क्या, मैं नॉर्मल अगर मैं इसको यहाँ कट करके दिखाऊं तो ये बोल्ट बेरिंग एक्शन के थ्रू, ये P और ये P, ये बेरिंग एक्शन के थ्रू करेगा, ना कि फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स। समझ में आया? तो ये जो अगर होगा, ये कौन सा कहलाएगा, बेरिंग बोल्ट या बेरिंग रिवेट। हमारे कोर्स में LSM में हमारे को सिर्फ यही टाइप का बोल्ट पढ़ना है, बेरिंग टाइप ऑफ बोल्ट, ये वाला नहीं पढ़ना है, फ्रिक्शन टाइप ऑफ बोल्ट। ठीक, तो मैं लिखूंगा डिज़ाइन ऑफ बेरिंग टाइप बोल्ट। इसका डाया क्राइटेरिया लिखेंगे, डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल अपन स्लाइटली ग्रेटर देन ऑफ द नॉमिनल डाया बनाते हैं। जैसे अगर ये डाया D है और मुझे इसको किसी प्लेट में फिट करके इंसर्ट कराना है, तो फिर मैं क्या बनाऊंगा, इसको इसको मैं बोलूँगा D', इसको बोलूँगा डाया ऑफ होल, और इसको मैं थोड़ा स्लाइटली ग्रेटर देन बनाऊंगा नॉमिनल डाया से। तो डाया ऑफ होल को मैं अगर बोल लूँ D', और इसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट में लिखना स्टैंडर्ड क्लियरेंस होल, स्टैंडर्ड क्लियरेंस होल। अगर D इज इक्वल टू 12 से, ये सब IS कोड के रिकमेंडेशन है और अपन IS कोड के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, इसमें लिखूंगा मैं, अगर इफ़ D मीन्स नॉमिनल डाया या डाया ऑफ स्विंग 12 से 14 है, तो मैं D' क्या है, D' या D0 बोलूँगा जिसको भी, इसको लिखूंगा D+1। अगर D की वैल्यू 16 से 24 mm है, तो क्या लिखूंगा मैं, D' इज इक्वल टू D+2। ठीक है, और D की वैल्यू अगर 24 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 24 mm, तो क्या लिखूंगा मैं, D' को लिखूंगा D+3 mm। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे लिखना, यहाँ पे एक नोट बना के लिखना, नोट, इसके नीचे लिखना नोट करके स्टैंडर्ड क्लियरेंस होल, स्टैंडर्ड क्लियरेंस होल used in bearing type connection। और यहाँ लिख लेंगे ओवरसाइज्ड होल और स्लॉटेड होल्ड और स्लॉटेड कनेक्शन, स्लॉटेड होल, ओवरसाइज होल और स्लॉटेड होल
used only in friction type कनेक्शन, और उसको बोलते हैं अपन स्लिप रेजिस्टेंस कनेक्शन। ठीक, इतना क्राइटेरिया लिखने के बाद अब लिखना मिनिमम। दूसरे में लिखेंगे क्या, मिनिमम पिच, इसको मैं कहूँगा P। ये होना चाहिए 2.5 टाइम्स D मीन्स नॉमिनल डाया। ठीक है, रिविट के केस में अपन बोल्टिंग पढ़ रहे हैं, बोल्टिंग के केस में ये सब कहानी बता रहा हूँ मैं। और दूसरा लिखना मैक्सिमम, ये तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम पिच इन टेंशन के केस में 16T और 200 mm। इसमें लिखेंगे विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज लेस। ठीक, और यहां लिखेंगे मैक्सिमम पिच इन कंप्रेशन में लेंगे अपन 12T और 200 mm। और क्या लिखेंगे, विच एवर इज लेस। ठीक है, विच एवर इज लेस। T यहाँ पे क्या है वो लिखेंगे, T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट की लेना है। थिनर प्लेट मीन्स अगर दो, सपोज करो ये कोई 10 mm की है और ये कोई 6 mm की है, इसको आप कनेक्ट कर रहे हो, तो अपने को किससे क्राइटेरिया फुलफिल करवाना है, 6 mm वाली से, ना कि 10 mm। 6 से अगर सेफ है तो फिर 10 से सेफ होगी। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अगर कल की डेट में कवर, अगर सपोज करो ये केस हो जाता है, ये बट जॉइंट का, बट जॉइंट में क्या करोगे आप, जैसे देखो ये दो प्लेट है, उसमें मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, अगर इसकी थिकनेस क्या है T1 और इस प्लेट की थिकनेस क्या है T2 और इस प्लेट की थिकनेस क्या है T3, तो जो T लूँगा इस केस में, तो वो T कौन सा लूँगा, मिनिमम ऑफ दीज टू। तो मिनिमम ऑफ दीज टू में लूँगा मैं, या तो T1 लूँगा, और कवर प्लेट में ये ध्यान रखना है TC। तो TC क्या होगा, TC इज इक्वल टू T2 प्लस T3, ये दोनों का सम लेना है, और इसमें से कौन सी लेना है, मिनिमम। ये चीज़ समझने वाली है कि अगर इस केस में मुझे T लेना है, तो मैं तो एक तो T नॉर्मल थिनर प्लेट का ले लूँगा। अगर कवर प्लेट है, डबल कवर बट जॉइंट है, तो T2 प्लस T2 दोनों कवर का सम करके जो थिकनेस आएगी वो, या मेन प्लेट की थिकनेस, इन दोनों में से जो दो कम होगा उस प्लेट की थिकनेस को मुझे यहाँ यूज़ करना है। ये चीज़ समझ में आई। ठीक, अब मिनिमम एज डिस्टेंस का क्राइटेरिया लिखना है अपने को। यहाँ लिखेंगे अपन मिनिमम एज डिस्टेंस। देखो मिनिमम, ये इसको लिख लेंगे अपन मिनिमम एज डिस्टेंस। मिनिमम एज डिस्टेंस शुड बी 1.7 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 1 मिनट। पेज नंबर, अगर आपको ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल कराना है तो IS कोड कौन सा देखना पड़ेगा, IS कोड 800/2007। ठीक है, मिनिमम एज डिस्टेंस बोलता है IS कोड में
7 times of the dia of hole in the case of शेयर्ड और हैंड, अगर हैंड कट है, हैंड कट होल कर रहे हो तो 1.7 और मशीन कट है तो 1.5 टाइम्स द डी डैश मतलब डाया ऑफ होल, ये इन द केस ऑफ मशीन कट। ठीक, फोर्थ में अपन लिखेंगे, ये हो गया। और अच्छा, इसका मिनिमम हो गया, मैक्सिमम क्राइटेरिया लिखेंगे। मैक्सिमम एज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एज डिस्टेंस इज इक्वल टू 12t। 12t, सॉरी यहाँ कुछ मुझे थोड़ा कन्फ्यूज, 12t इंटू ये एक्साई का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? एक्साई मीन्स होगा, यहाँ पे लूँगा मैं 250 अपॉन एफ बाय अंडर रूट यील्डिंग स्ट्रेस, 250 अपॉन यील्डिंग स्ट्रेस। ठीक है, और प्लेट, और ये टी क्या लूँगा या इस केस में भी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, सेम प्रीवियस केस में जो लिया था वो लूँगा। ये चीज़ समझ में आ गई? अब मुझे लेना है, एक होता है टैकिंग रिविट का क्राइटेरिया। टैकिंग रिविट के क्राइटेरिया, टैकिंग रिविट। टैकिंग रिविट क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। अगर सपोज करो ये कोई मेंबर है, ये गसेट प्लेट गसेट प्लेट कुछ ऐसा रहता है ना, ये कोई गसेट प्लेट है, सॉरी इसको सच, ये आपका गसेट प्लेट है। ठीक है, गसेट प्लेट कैसे, मतलब थिकनेस, इसको मैं ऐसा कह सकता हूं, ये कोई गसेट प्लेट है और इससे मुझे कौन सा एंगल सेट कराना है? ये कोई एंगल है, एंगल सेक्शन है। ठीक है, अब ये सेक्शन को मुझे इस प्लेट पे कनेक्ट करना है तो फिर मैं कैसे करूँगा? एक तो ये सेक्शन है और एक और सपोज करो ये एक और सेक्शन है, एक ये सेक्शन है और एक ये सेक्शन है। इन दोनों सेक्शन को मुझे इसमें कनेक्ट करना है। दिस इज माय गसेट प्लेट। तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के लाऊंगा और इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। समझ में आया? इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक, ये मेरा एंगल सेक्शन हो गया और इसको मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। और ये भी अलोंग द लेंथ जाएगा। समझ में आ रहा? मैंने दो एंगल सेक्शन को एक गसेट प्लेट से अलोंग कर दिया, तो यहाँ मुझे मेरे कनेक्शन करना पड़ेगा इसके अपोजिट। तो ये जो कनेक्शन, और फर्दर में अगर ये कनेक्शन, ये लेंथ, ये मेंबर भी बहुत अलोंग द लेंथ जा रहा है, ये वाला मेंबर भी अलोंग द लेंथ जा रहा है, ये मेंबर और ये मेंबर, ये दोनों अलोंग द लेंथ जा रहे हैं। तो एक तो ये कनेक्शन होंगे और ये कुछ मैं स्पेसिंग में कुछ ऐसी रिविट लगा दूंगा जिससे ये आपस में जुड़ कर रहे हैं। ऐसे ये वाला
और ये वाला, इसके बैक टू बैक अगर मैं लगाऊंगा तो इन एंगल इस रिविट को मैं बोलूँगा कनेक्टिंग रिविट या कनेक्टिंग बोल्ट, और इसको मैं क्या बोलूँगा, ये जो बाहर है आउट ऑफ द गसेट प्लेट, इसको मैं बोलूँगा टैक रिविट, टैकिंग रिविट या बोल्ट। तो ये जो दिख रहा है, अगर मैं इसको सेक्शन को यहाँ से कहीं कट करके दिखाता हूँ आपको, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखना, ये ऐसा सेक्शन है, और ये ऐसे जो कनेक्शन रहेगा ये रिविट से, वो रिविट कहलाएगा टैक रिविट। ये टैक रिविट कहाँ मिलेगा, जब गसट प्लेट ख़त्म हो जाएगी और मेंबर यहाँ कहीं से, समझ में आ गया। टैक रिविट मीन्स ये ऐसा, ये अगर मान के चलो ऐसा, ये कुछ ऐसा जा रहा होगा, तो ये जो रिविट कहलाएगी ये कहलाएगी टैक रिविट। समझ में आ गया, ठीक। इसको मैं ये टैक रिविटिंग का जो स्पेसिंग की बात हो रही है उसका क्राइटेरिया लिखते हैं। मैक्सिमम पिच, अगर टैक रिविट एंगल सेक्शन में ले रहा हूँ, अगर मान के चलो मैं दो प्लेटों को यूज़ करूँगा, एक प्लेट ए और एक प्लेट ए, इसको भी मैं टैग कर सकता हूँ, है ना, इनको भी मैं टैग कर सकता हूँ। तो प्लेट के केस में लिखेंगे 32 टी और 300 mm, विच एवर इज लेस। 600 mm किसके केस में लूँगा मैं, कंप्रेशन मेंबर में, और 1000 लूँगा मैक्सिमम। ये क्या है, मैक्सिमम स्पेसिंग है, तो ये लूँगा मैं टेंशन मेंबर में। अगर ये कौन से सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है या आई सेक्शन है, ये कोई से भी सेक्शन हुए तो 600, और ये किसके केस में, ये प्लेट के केस में, आइदर में भी टेंशन और में भी कंप्रेशन हो सकता है ये प्लेट, बट कंप्रेशन मेंबर टेंशन मेंबर में अगर मैं एल सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, तो ये क्राइटेरिया मुझे फुलफिल करना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, डिज़ाइन स्ट्रेंथ। अब मैं डिज़ाइन पे आ जाऊँगा, किस पे, डिज़ाइन। अब नेक्स्ट में लिख लेते हैं, आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब अपन डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आ जाएंगे, वो क्राइटेरिया ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है।